नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की भी शुरुआत हो चुकी है। मैं और श्वेता हाजिर हैं बेहद अलग अंदाज में आप तक हर खबर पहुंचाने के लिए। तो शो के जरिए हमारा मकसद है कि आपको अखबार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको इस 1 घंटे के शो के जरिए पूरे दिन के तमाम खबरों के अपडेट्स मिल जाए और साथ ही साथ बीच बीच में हम आपको ये भी अवेयर करते हैं कि कैसे आप रह सकते हैं बिल्कुल फिट। दीपिका, एक खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम फिट रहें, खबरों से अवेयर रहें और साथ ही साथ हम बहुत पॉजिटिव रहें। और बहुत पॉजिटिव रहने के लिए जो मुझे सबसे अच्छा जरिया लगता है वो ये कि अगर सुबह की शुरुआत भगवान के दर्शन पूजन के साथ हो जाए, थोड़ी सी प्रेयर्स के साथ हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। उठते ही आप भगवान का नाम लीजिए। लेकिन मुंबई की बात करें तो वहाँ पर भोलेनाथ भक्तों की जिस तरीके से वो जलाभिषेक कर रहे हैं, दूध अभिषेक कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, उस मिलावटी दूध की वजह से भोलेनाथ इतने परेशान है। क्या फैसला अब लिया गया इस पर, एक खबर आपको दिखाते हैं। मुंबई के इष्ट देव माने जाने वाले बाबुलनाथ मंदिर के शिवलिंग को केमिकल युक्त अबीर, चंदन और दूध से नुकसान पहुंच रहा है। मंदिर ट्रस्ट ने अब सभी शिव भक्तों से अपील की है कि वो दर्शन के लिए आने पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन करें। फिलहाल मंदिर में शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक पर रोक लगा दी गई है। मंदिर ट्रस्ट ने शिवलिंग को नुकसान से पहुंचाने के लिए आईआईटी बॉम्बे की मदद ली है। हालांकि मंदिर ट्रस्ट को आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट में शिवलिंग के संरक्षण को लेकर जो भी सुझाव दिए जाएंगे उस पर ट्रस्ट विचार विमर्श के बाद कोई फैसला लेगा। बता दें कि बाबुलनाथ मंदिर देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। दक्षिण मुंबई का बाबुलनाथ मंदिर का शिवलिंग तकरीबन 350 साल पुराना है। शिवलिंग में हाल के दिनों में दरार देखने को मिली है। आईआईटी बॉम्बे की शुरुआती रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मिलावटी दूध, अबीर, गुलाल, भस्म, कुमकुम, चंदन आदि के चढ़ावे से शिवलिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। अब मंदिर ट्रस्ट को आईआईटी बॉम्बे की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है, जो कि इसी महीने आ सकती है। अपने आप में ये एक चौंकाने वाला खुलासा है कि कैसे मिलावटी दूध और केमिकल युक्त चीजों की वजह से बाबा के इस शिवलिंग को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल जब तक विस्तृत रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये अहम फैसला लिया गया है कि इस शिवलिंग पर अब सिर्फ पानी से ही अभिषेक होगा और सिर्फ पुष्प ही चढ़ाए जाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष दयालकर के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो भगवान महादेव में तो हर हिंदुओं की आस्था होती है। ऐसे में जिन्होंने मिलावटी दूध बेचा है उन लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही अभिषेक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूर की जानी चाहिए। एक वैकल्पिक व्यवस्था की मांग एक हिंदूवादी संगठन की तरफ से भी हुई है और मांग ये है कि दूसरी शादी के लिए व्यवस्था की जाए और आईपीसी की धारा 494 को रद्द करने की भी मांग की गई है इस याचिका के जरिए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में ये याचिका लगाई गई है। क्या है ये धारा और ये खबर क्या है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आईपीसी की धारा 494 को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि आईपीसी की ये धारा मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी समुदायों पर लागू होती है, जो कि धार्मिक भेदभाव को दिखाता है। याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों पर ये प्रावधान इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट मुस्लिम पुरुष को 4 शादियां करने की इजाजत देता है। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नामक संगठन की याचिका में शरीयत एक्ट 1937 को भी चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करने के साथ ही केंद्र सरकार को भी 6 हफ्ते में जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। आईपीसी की धारा 494 के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जिंदा रहते दूसरा विवाह करता है तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में 6 हफ्ते बाद होगी। बिल्कुल, तो दरअसल ये जो याचिका है उसमें ये मांग की गई है दीपिका कि या तो फिर धारा 494 पूरे देश के हर नागरिक के ऊपर लागू हो, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो या फिर किसी पर भी लागू ना, यानी कि जो समान नागरिक संहिता की बात होती है उसी तरह की याचिका ये दाखिल की गई है। बिल्कुल, और इधर बरेली की बात करें तो मौलाना तौकीर रजा दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को समान अधिकार नहीं मिल रहा, उन्हें समान हक नहीं मिल रहा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भिवानी में कार में मिली जुनैद और नासिर की हत्या के विरोध में अब बरेली के मौलाना बवाल करने के मूड में हैं। ऐलान कर रहे हैं कि 15 मार्च से दिल्ली कूच करेंगे।
और चुनौती दे रहे हैं कि नमाज सड़क पर पढ़ेंगे, जिसमें दम हो वो रोक कर दिखाए। लाठी चलाओ या गोली चलाओ, हम मानने को तैयार नहीं होंगे। जहां हम मुसलमान की हैसियत से जा रहे हैं, अपनी परेशानियां अपने राष्ट्रपति को, अपने देश के राष्ट्रपति के सामने पेश करने जा रहे हैं, जहां नमाज का वक्त होगा, नमाज असर जहां वक्त होगा, हम वहीं जहां होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे। मगरिब होगी जहां होंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे। 15 मार्च से दिल्ली कूच करने का ऐलान। 17 मार्च को कई राज्यों के मुस्लिम जुड़ेंगे। 21 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे हजारों मुसलमान। लोगों को बरगलाने के लिए कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार दमन कर रही है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है, जिसके विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कानून के दायरे में रहते हुए मुसलमानों को अपनी मस्जिदों, अपने मोहल्लों, अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए खुद आगे आना होगा, क्योंकि हुकूमत से किसी किस्म की मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो मौलाना ये आरोप लगा रहे हैं कि देश की सरकार है जो मुस्लिमों पर अत्याचार करने का काम कर रही है और इसीलिए दिल्ली जाना बहुत जरूरी हो जाता है, वहीं जाकर के उनसे बातचीत हो। हालांकि मुस्लिम इससे उलट राय रखते हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन उन्हें बीजेपी सरकार से कोई परेशानी नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। सबका साथ सबका विकास पीएम मोदी का मूल मंत्र है। अब इसे धरातल पर उतारने के लिए बीजेपी देश भर में सूफी और उलेमा सम्मेलन करने जा रही है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों पर बीजेपी का फोकस है। पार्टी ने उन 60 लोकसभा सीटों की पहचान की है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा 10 मार्च से देश भर में मुस्लिमों के साथ जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है। इस पहल का मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया है। देखिए अभियान बहुत अच्छा है। हम एक साथ पुरखों से रहते आ रहे हैं, लेकिन ये अभी कुछ सालों से ये डिवाइड एंड रूल वाला मामला चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी हमसे क्या जुड़ेगी, हम बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हम लोग कॉमन मैन है, तो हमको जुड़ना चाहिए बीजेपी के साथ आइडियली। अभियान तो बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन अंदर बाहर दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि आप बाहर से कुछ बोलो और अंदर से कुछ करो। आपके मंत्री एमएलए कटास करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, और हमारे मोदी साहब अभियान चला रहे हैं, अमित शाह साहब अभियान चला रहे हैं मुसलमानों को जोड़ने के लिए। तो हम लोग जोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा न कोई कांग्रेस सगा है, न कोई हमारा बीजेपी सगा, ये कोई पार्टी सगा नहीं है। हम तो जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। 2024 चुनाव नजदीक है। ऐसे में मुसलमानों का बड़ा तबका अगर बीजेपी के विकास के एजेंडे के साथ गया तो बाकी दलों को बड़ा सियासी झटका लग सकता है। मौलाना दरअसल अपने एजेंडे को चमकाना चाहते हैं ताकि कहीं से भी 2024 का चुनाव जीतने की कोशिश कर सकें। हालांकि इस एजेंडे को अब बिल्कुल साफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। और इधर इजराइल की बात करें तो वहाँ पर भी सरकार के खिलाफ जम करके प्रदर्शन हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है दुनिया में 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। इजराइल के नए कानून के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। सड़कों पर उतरकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बता दें कि पिछले 1 महीने से ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की नई सरकार को विश्व शांति के लिए खतरा करार दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल उनके ऊपर से हट गई है। अदालत ने इमरान की गिरफ्तारी पर 9 मार्च तक रोक लगा दी है। इमरान खान पर विदेशी गिफ्ट बेचने से लेकर दूसरे कई मामले दर्ज हैं। हाल ही में एक कोर्ट में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया था। अब 9 मार्च तक उन्हें पाकिस्तान की पुलिस या जांच एजेंसियां गिरफ्तार नहीं कर सकेंगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में पुलिस ने एक भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस शख्स का एनकाउंटर किया गया उस पर रेलवे स्टेशन पर कथित रूप से क्लीनर को चाकू मारने का आरोप है। तमिलनाडु का रहने वाला मृतक मोहम्मद रहमतुल्लाह ब्रिजिंग वीजा पर ऑबर्न में रह रहा था। सिडनी में हुई इस वारदात पर भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से जवाब मांगा है।
ये तस्वीरें तुर्की की राजधानी इस्तांबुल की हैं, जहां फुटबॉल के मैदान में लोग हजारों टेडी हवा में उछालते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल तुर्की में 6 फरवरी को सुबह 4:17 पर भूकंप आया था, इसलिए मैच को 4 मिनट 17 सेकंड के लिए बीच में रोका गया, जिस दौरान इन लोगों ने ये टेडी बेयर हवा में उड़ाए। इन टेडी बेयर्स को अब स्टोर कर लिया गया है और इनको तुर्की में भूकंप प्रभावित बच्चों को बांटा जाएगा। ग्रीस में बड़ा रेलवे हादसा हुआ है। दोनों ट्रेनों के बीच टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के बाद कई ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि 3 बोगियों में आग लग गई। इस विध्वंसकारी दुर्घटना में 36 से ज्यादा पैसेंजर्स की मौत हो गई है। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जिन घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया, उनमें से कई की हालत बेहद नाजुक है। तो पाकिस्तान में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने को लेकर के इमरान खान को हालांकि बेल मिल चुकी है, लेकिन इजराइल की बात करें तो वहां पर भी सरकार के खिलाफ लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और गुस्सा नोएडा के लोगों का भी फूट पड़ा पुलिस के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस ने एक मर्डर को हत्या का एंगल दे दिया, हत्या का रूप दे दिया, जिसके बाद ये लोग आक्रोशित हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए पूरी खबर आगे। नोएडा की सड़कों पर देर रात हंगामा हुआ। युवक का शव मिलने के बाद गांव वालों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा दिया। दरअसल जेपी अमन सोसाइटी के पीछे एक 25 साल के युवक का शव मिला। शव मिलने के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कोंडली गांव के पास एक्सप्रेस वे पर लोग पहुंच गए, जिससे जाम लग गया। ये मुझे फार्म पे लेके जा रहे हैं। परिवार ने आरोप लगाया कि हत्या को पुलिस ने हादसे का रूप देने की कोशिश की। महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और उठने से इनकार कर दिया। पूरा मामला नॉलेज पार्क थाना इलाके का है। काफी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। काफी देर तक पुलिस के साथ भी लोगों का विवाद होता रहा। करीब 3 घंटे बाद लोगों को समझाकर हाईवे से हटाया गया और ट्रैफिक सुचारू किया गया। दरअसल लोग इस बात को लेकर नाराज थे और उनका ये आरोप था कि पुलिस ने जानबूझकर इस हत्या को हादसे का रूप दिया, जिसके बाद लोगों को समझाने के लिए वहां पर बड़े अधिकारी पहुंचे, जांच का आश्वासन दिया, तब जाकर कहीं लोगों का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। लेकिन बात चंडीगढ़ की करें तो वहां पर खट्टर आवाज पहुंचने के लिए सरपंचों का जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बावजूद इसके कि पुलिस ने इतनी लाठियां भांजी, बावजूद इसके सरकार से टकराने के फुल ऑन मूड में है सरपंच। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखा। दे दनादन लाठियां चल रही हैं, पुलिस वाले आक्रमण कर रहे हैं और निशाने पर हैं हरियाणा के सरपंच। लाठियों से चोटिल हुए सरपंच गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। ये तस्वीरें बुधवार की हैं। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पुलिस वालों को लाठी चलानी पड़ी? तो जवाब है खट्टर सरकार की ई टेंडरिंग योजना, जिसका सरपंचों ने विरोध किया और हजारों की तादाद में सरपंच सीएम आवास की ओर निकल पड़े। उन्हीं सरपंचों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से भारी बैरिकेडिंग की गई है। सरपंचों को आगे जाने से रोका गया तो प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव की खबर आई। जमीन पर जमकर बवाल काटा गया तो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार की गई और जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बताया जा रहा है कि नाराज सरपंचों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी बात करने के लिए गए थे, लेकिन वो मीटिंग बेनतीजा रही। तो देखा आपने किस तरीके से चंडीगढ़ में पुलिस की सख्ती को लेकर के बवाल मचा हुआ है। जो सरपंच है वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक वो मुख्यमंत्री से ना मिल लें। इधर उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन जोर शोर से चला रही है। कल बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिली। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटों की तलाश में भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लेकिन एक दुखद खबर इस पूरी घटना को लेकर के ये है कि जो गनर राघवेंद्र थे, जो चश्मदीद गवाह उमेश पाल हत्याकांड के थे, उनकी भी कल इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह और उमेश पाल के गनर राघवेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। राघवेंद्र की मौत लखनऊ पीजीआई में हुई। इस हत्याकांड की जांच कर रही एसटीएफ के हाथ 2 फोन कॉल की डिटेल लगी है।
ये कॉल गुड्डू मुस्लिम और अतीक के बेटे असद के बीच किया गया। फोन कॉल में दोनों कोड वर्ड में बात कर रहे हैं। असद अहमद, दावत है, बिरयानी खाने सब लोग आ जाना। जी भाई, मैं सभी को लेकर आ जाऊंगा, शेरमाल बम में अपना लेकर आ जाऊंगा। एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इधर अतीक अहमद के बेटे असद और एहजम दोनों साथ में ही भागे हैं। एसटीएफ को शक है कि दोनों महाराजगंज बॉर्डर से नेपाल फरार हो चुके हैं। हालांकि पुलिस और एसटीएफ की तलाश अतीक के अलग अलग ठिकानों पर जारी है। लखनऊ में भी असद की तलाश में एसटीएफ ने छापेमारी की है। माफिया अतीक अहमद के बेटे और 50,000 के इनामी बदमाश असद को दबोचने के लिए यूपी पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है। लखनऊ के महानगर में यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी इसी का नतीजा है। 202 नंबर दूसरा तल जहां पर अतीक अहमद का फ्लैट था, देखिए ये वो फ्लैट है। यहां पर यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की यूनिट ने रेड डाली है। अब सवाल उठ रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड को क्या दो गैंग्स ने मिलकर अंजाम दिया। दरअसल गुड्डू मुस्लिम मुख्तार अंसारी का गुर्गा है, जबकि उससे बात अतीक अहमद का बेटा कर रहा था। पुलिस अब नेपाल और बिहार में भी आरोपियों को तलाश रही है। मुख्तार और अतीक के बीच फंसे मर्डर की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ अतीक अहमद के दोनों बेटों की तलाश जारी है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर का एक्शन भी कल देखने को मिला। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के जो इलाहाबाद का ठिकाना है प्रयागराज का, वहां पर कल बुलडोजर के जरिए उसे 2 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। यानी कि अब माफिया की जो पत्नी है वो भी काफी ज्यादा डरी हुई है। उन्हें परिवार के साथ किसी अनहोनी का शक जता रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री से वो गुहार भी लगा रही हैं और साथ ही रहम की गुहार यहाँ पर मुख्यमंत्री से लगाती हुई नजर आ रही है। और जितनी भी तस्वीरें अब तक आई हैं सामने, उन सबको झुटला रही हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। योगी ने अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की शपथ ली और अतीक अहमद के गुर्गों पर एक्शन शुरू हो गया। अतीक के करीबी जफर अहमद के घर बुलडोजर चला और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया। पप्पू नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है। बताया ये जा रहा है कि पप्पू इस पूरे वारदात में शामिल शूटर मोहम्मद गुलाम का बेहद करीबी है। फिलहाल एसटीएफ की जो टीम है वो पप्पू से पूछताछ कर रही है और कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि उसके पास से कुछ अहम सुराग मिले हैं। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी आरोपी बनाया है और शाइस्ता ने अब सीएम योगी के साथ ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगाया है। शाइस्ता ने पत्र में लिखा कि किराए के घर को अवैध तरीके से गिरा दिया गया और फर्जी तरीके से घर से असलहे भी बरामद दिखा दिए गए। ये पूरा षड्यंत्र यूपी के एक कैबिनेट मंत्री और उनकी पत्नी ने रचा है और मेरे परिवार को सियासी वजहों से परेशान किया जा रहा है। इस मामले की जुडिशियल या मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। इधर पुलिस इस हत्याकांड में अतीक अहमद के चौथे बेटे अहजम की भी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि 17 फरवरी को अहजम ने भूगोल की परीक्षा दी थी और अगली परीक्षा से पहले ही उसने हाथ में बंदूक पकड़कर उमेश पाल का कत्ल कर दिया। तो एक बात तो तय है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, काफी ज्यादा सख्त है और यही वजह है कि माफियाओं के होश ठिकाने का काम भी किया जा रहा है। अतीक के जितने भी गुर्गे हैं इस पर उन पर आफत मंडरा रही। और इधर पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के आज मुख्यमंत्री भगवंत मान और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक अहम मुलाकात दिल्ली में होनी है। इसके अलावा देश में और क्या कुछ बड़ी खबरें आज के लिए आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। भिवानी में कार में मृत पाए गए नासिर और जुनैद के घर आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे। गहलोत भरतपुर के घाटमिका गांव में नासिर और जुनैद के परिजनों से मुलाकात करेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम के भरतपुर पहुंचने की संभावना है। गहलोत के दौरे को देखते हुए जिले में इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को आज पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संदेश सुबह 9 बजे दिखाया जाएगा। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। ये बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक में 40 प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में खाद्य और ऊर्जा संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होगी। पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर आज सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दोपहर 3:30 बजे होगी, जिसमें दोनों नेता पंजाब के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे।
खालिस्तान समर्थकों के पंजाब में फिर से सिर उठाने की खबरों के बीच ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सुरक्षा एजेंसियां खालिस्तान समर्थकों पर सख्त एक्शन ले सकती हैं। अडानी हिंडनबर्ग केस में आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। याचिका पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन करने की बात कही थी। आज सुप्रीम कोर्ट इस केस की जांच के लिए सहमति का ऐलान कर सकता है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड 7 कंपनियां ओवर वैल्यूड हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग में लगा हुआ है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने कार से 7.25 करोड़ की राशि जब्त की है। पुलिस ने कार को जब्त किया है और कार सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई रकम 500 और 2000 के नोट हैं। पैसे कहां जा रहे थे और किसके साथ थे, इस बारे में दोनों लोग कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों आरोपियों की जानकारी ईडी और इनकम टैक्स विभाग को दे दी गई है। दरअसल हरियाणा और राजस्थान इन दोनों ही जगहों पर भिवानी कांड को लेकर के सियासत जमकर हो रही है। अब सीएम गहलोत जुनैद के घर पहुंचे, इसके बाद अब इस मामले को लेकर के और भी ज्यादा राजनीति तेज हो सकती है। और दिल्ली की सियासत भी काफी गर्म है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खुली चुनौती केंद्र सरकार को दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया बेगुनाह है, उन्हें साबित भी करके रहेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। 2 कैबिनेट मंत्री जेल में हैं। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाले घोटालों के आरोपी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब भी ललकार रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी को धूल में मिला देंगे। बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी घर घर जाएगी और जनता के बीच मनीष सिसोदिया की बेगुनाही साबित करेगी और जनता नरेंद्र मोदी को वैसा ही सबक सिखाएगी जैसा इंदिरा गांधी को सिखाया था। आने वाले समय में ये तय हुआ है आज सभी एमएलएज और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और हम समझाएंगे कि किस तरह से, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। केजरीवाल के डिप्टी सिसोदिया और करीबी सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है और अब बीजेपी से लड़ने के लिए दिल्ली की सरकार में 2 नए चेहरों की एंट्री होने जा रही है। हमने अपने दोनों मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है। दोनों मंत्री बदल दिए। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं। ये दोनों अब संभालेंगे। एक तरफ केजरीवाल हैं जो मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को फर्जी करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो केजरीवाल के ही इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, ताऊ मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने। बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। कि अगर 2 मंत्री इस्तीफा देते हैं तो कैलाश गहलोत जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में पूरी तरह से भागीदारी लेते हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? कि सुई घूम के बार बार कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे आके रुकती है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी शराब घोटाले के आरोप केजरीवाल पर लगा रही है और दिल्ली में प्रदर्शन कर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। सुपरहिट बुलेटिन में वैसे श्वेता बिहार में बवाल होता रहता है, लेकिन इस बार बवाल हुआ है विधायक के सदन में दिए हुए एक बयान पर। बिल्कुल, दरअसल सदन में जो बयान दिया गया है एक विधायक की तरफ से, भाकपा माले के विधायक महबूब आलम की तरफ से, उसके बाद बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों में लिया है। क्या था ये विवाद और क्या था ये बयान, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में। मीर जाफर की औलाद है, बांग्लादेशी औलाद है, औरंगजेब की औलाद है, मार्क्स लेनिन की औलाद है, जिन्ना की औलाद है। नाराजगी का आलम देखिए, सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन जुबान है जो खामोश होने का नाम नहीं ले रही। ये हैं बीजेपी के एमएलए संजय सरावगी और जिन पर ये हमला बोल रहे हैं उनका नाम है महबूब आलम, जो भाकपा माले के विधायक हैं। अब सवाल है कि आखिर ये महबूब आलम पर इतने भड़के क्यों हैं? तो जनाब आप खुद देख लीजिए संजय सरावगी की नाराजगी की वजह। सावरकर की औलाद है,
ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। सुना आपने। दरअसल मंगलवार को सदन में महबूब आलम बेलगाम हो गए और बीजेपी को लेकर विवादित बयान दे दिया। महबूब आलम ने बीजेपी के लिए देशद्रोहियों की औलाद और अंग्रेजों का तलवा चाटने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल सदन के अंदर किया। इस बयान पर शायद खूब बवाल भी होता, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही बहस के दौरान बीजेपी सदन से वॉकआउट कर चुकी थी। इसलिए बुधवार को बीजेपी की ओर से संजय सरावगी ने सारी कसर उतार दी। बांग्लादेश की औलाद को, ऐसा कितना की औलाद को, ऐसा चाइना की औलाद को, ऐसे लोगों को आप इन भीड़ों के अध्यक्ष महोदय। हैरत की बात यह है कि सदन की प्रोसीडिंग से भी महबूब आलम का बयान नहीं निकाला गया, लेकिन जब बीजेपी की ओर से हमला बोला गया तो अब असंसदीय भाषा को प्रोसीडिंग से निकालने की बात कही गई है। तो सदन के अंदर भाकपा माले के विधायक की तरफ से ऐसे विवादित बयान को देना सवालों के घेरे में है और बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि इस विवादित बयान को सदन की कार्यवाही से हटा देना चाहिए। इधर राजस्थान में, बिहार में, इधर राजस्थान की बात करें तो बीजेपी शहीदों के परिवार का अपमान को लेकर के प्रदेश की सरकार को घेर रही है। प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कि साथ ही किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो वो जम करके गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पुलवामा हमले के शहीदों की विधवाएं जयपुर में शहीद स्मारक पर खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठी हैं। मासूम बच्चों के साथ परिवार सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। परिवारों का आरोप है कि शहीदों की चिताओं पर किए गए वायदे अब तक पूरे नहीं किए गए और सीएम से अपनी बात कहने पहुंचे परिवारों के साथ धक्का मुक्की तक की गई। कांग्रेस हमेशा कभी भी इसने शहीदों का सम्मान नहीं किया, न शहीद परिवारों के लोगों का सम्मान किया, न वीरांगनाओं का सम्मान किया। आप तो सब जानते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद दो को भी इन लोगों ने पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को आतंकवादी पढ़ाया। अपनी मांगों को लेकर शहीदों के परिवारों ने जयपुर की सड़क पर कैंडल मार्च भी निकाला। मोमबत्ती लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। मामला बढ़ता देख राज्य में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा धरने पर बैठे परिवारों से मिलने पहुंच गए और परिवारों को मदद का भरोसा भी दिया। जो शहीदों के लिए है L10 तक है। पुलवामा की जो ये हमारे अमर शहीद है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान, और उनकी वीरांगनाओं को धरने पर बैठना पड़ता है, ये हम सब के लिए शर्म की बात है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है और जब तक शहीद परिवारों को उनका हक नहीं मिलता तब तक बीजेपी का धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। मैम L10 तक। तो शहीदों के परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा और फूट कर वो लोग रो भी रहे हैं, साथ ही गुहार लगा रहे हैं कि जो वायदे उनसे राजस्थान सरकार ने किए थे उसे कम से कम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन राजस्थान सरकार शहीद के परिवार वालों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रही है। इधर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, फूट कर रो रही है बिहार में स्कूली छात्राएं, क्योंकि उनके टीचर का ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद ये छात्राएं बिलक बिलक कर रोती हुई नजर आई। इसके अलावा और क्या कुछ वायरल हुआ है देश में, आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। क्या कभी आपने कार से किसी को खेत की जुताई करते हुए देखा है? नहीं तो इस थार को देखिए। शख्स ने अपनी थार को ट्रैक्टर में बदल दिया, थार से रोटावेटर को जोड़ रखा है और बिंदास होकर पूरे खेत में चला रहा है। महिंद्रा थार से खेत को जोतने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि अब महिंद्रा ट्रैक्टर नहीं, अब थार से ही खेती करेंगे। तेंदुए ने बंदर के शिकार के लिए ऐसी छलांग लगाई जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। ये वीडियो देखिए, एक पेड़ पर बंदर है। तेंदुए से बचने के लिए बंदर उछल कूद कर रहा है और तेंदुआ बंदर का पीछा कर रहा होता है। बंदर नीचे आता है, फिर ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है। तेंदुए से बचने के लिए बंदर छलांग लगाता है, तभी तेंदुआ हवा में जंप मारकर बंदर को दबोच लेता है। शादी के दौरान दुल्हन की बहन ने ऑन कैमरा इंसल्ट करा दी। वीडियो में देखिए, दुल्हन का बड़ा भाई शादी की रस्म निभा रहा है, तभी अंदर से वरमाला लेकर दौड़ती आई दुल्हन की बहन जैसे ही गले में माला डालने की कोशिश करती है तो वो दूर हट जाता है और दुल्हन की बहन वहीं धड़ाम से गिर जाती है। ये देख सभी हंसने लगते हैं। लड़की शर्म से लाल हो जाती है, वो मुँह छुपाकर वहाँ से निकल जाती है। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है।
और शिष्य के अटूट प्रेम का ये वीडियो देखिए। स्कूल के खेल शिक्षक के रिटायर होने पर बच्चियां कैसे फूट फूट कर रो रही हैं। ये वीडियो बिहार के गया का बताया जा रहा है। शिक्षक के रिटायर होने के अवसर पर स्कूल में एक छोटा सा विदाई कार्यक्रम रखा गया था। विदाई के दौरान बच्चियां टीचर से लिपटकर रोने लगी। छात्रों को देखकर शिक्षक भी भावुक हो गए। अनोखे अंदाज में फल बेचते शख्स का ये वीडियो देखिए। शख्स अजीबोगरीब तरीके से फल बेचता नजर आ रहा है। वो अचानक चिल्लाने लगता है। दुकानदार एक हाथ में तरबूज लिया हुआ है और दूसरे हाथ में तराजू वाला बर्तन है, जिसे वो सिर पर पीटने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऐसे अजीबोगरीब अंदाज में फल बेचते हुए आपने शायद ही किसी को देखा होगा। तो ये छात्राएं रोती रही, जैसा कि हमने दिखाया आपको वायरल वीडियो में, और लेकिन प्रशासन ने रोने के बावजूद, वीडियो वायरल होने के बावजूद उनकी बात नहीं मानी, नहीं सुनी और टीचर का ट्रांसफर हो गया। यहाँ भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी एक टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने नमाज पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर के सियासी घमासान मचा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। फसाद की पूरी वजह यही तस्वीरें हैं। तस्वीरों से साफ है कि क्लासरूम खाली है, दरवाजा बंद है और अंदर एक महिला नमाज पढ़ रही है। ये महिला कोई और नहीं, स्कूल की टीचर है और मैडम पर आरोप है कि नमाज पढ़ने के लिए ये स्टूडेंट्स को बाहर निकाल देती हैं। अब जब मामला इतना संगीन होगा तो फिर मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही। ये पूरा मामला एमपी के भोपाल के जहांगीराबाद का है, जहां के सीएम राइज स्कूल के क्लासरूम में टीचर नमाज पढ़ती दिख रही हैं। टीचर के इस बर्ताव की बात सियासी गलियारे तक पहुंची और सुनिए बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कहा। ऐसा मानना है कि इन सब चीजों से हम लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि स्कूल शिक्षा का मंदिर है, कॉलेज शिक्षा का मंदिर है। वहाँ पे अगर हम इसी धार्मिक गतिविधियां करेंगे जिससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। देखिए, क्लास के अंदर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए और वो भी बच्चों को बाहर भेजकर। इसमें निश्चित रूप से शासकीय नियमों का उल्लंघन हुआ है और लेकिन इसको देखने का सारा दायित्व प्रिंसिपल का होता है। प्रिंसिपल जो चाहे वो कार्रवाई करे। अब कार्रवाई की बात हो रही है। वैसे भी जब ये वीडियो वायरल हुआ तो संस्कृति बचाओ मंच संगठन को मौका मिल गया। संगठन की ओर से चेतावनी दी गई कि अगर शिक्षिका पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सभी स्कूलों में हनुमान चालीसा के पाठ किए जाने का मुहिम चलाएंगे। तो ये पूरा बवाल होने के बाद अब टीचर पर कार्रवाई की बात यहाँ पर की जा रही है और कार्रवाई न होने पर क्लासरूम में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही जा रही है। इधर भगवान से जोड़ दिया गया है रणथंभौर पार्क को भी, जहां गणेश मंदिर जाने वाला जो द्वार है उसके नामकरण को लेकर के भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। पूरी खबर देखिए आप इस रिपोर्ट में। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले रास्ते के दरवाजे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि प्रवेश द्वार का नाम स्वर्गीय डॉक्टर अबरार अहमद के नाम पर हो, लेकिन बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रणथंभौर रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मौके पर यज्ञ किया और प्रवेश द्वार का नाम भगवान त्रिनेत्र गणेश मंदिर द्वार कर दिया। बीजेपी नेताओं ने प्रवेश द्वार पर बैनर भी टांग दिया। इस सरकार को हम चेतावनी देते हैं, अगर इसने इसमें परिवर्तन करने की कोशिश करी तो सवाई माधोपुर में चाहे लाशें बिछ जाएगी। जितेंद्र गोठवाल मरने को तैयार है, लेकिन गणेश जी महाराज के नाम से ही इस गेट को जाना जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर मामले को लेकर राजनीति करने और तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करके जो शहर का सौंदर्यकरण नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है उसको बिगाड़ने के लिए उस पर जो नामकरण किए गए हैं, बहुमत से किए गए हैं, उन नामकरण पर राजनीति करना चाहती है। इसलिए सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचा रही है। वहां से सोचो यूट्यूब से। तो सवाई माधोपुर में द्वार को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है और हालांकि नतीजा वही हुआ जो सरकार चाहती है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के बीच हुए सियासी घमासान का नतीजा आज घोषित होने वाला है और आज क्या कुछ होने वाला है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। नागालैंड की 59 सीट पर आज परिणाम घोषित किए जाएंगे। बहुमत के लिए 30 सीट का आंकड़ा छूना होगा। मेघालय की 59 सीट के नतीजे भी आज ही घोषित होंगे। यहाँ भी बहुमत के लिए 30 सीट का आंकड़ा छूना होगा, जबकि त्रिपुरा की 60 सीट का परिणाम भी आज ही आएगा।
यहाँ बहुमत के लिए 31 विधायकों की जरूरत होगी। एग्जिट पोल्स पर यकीन करें तो त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल सकता है। एग्जिट पोल्स की माने तो त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को 45 सीटें तक मिल सकती हैं। नागालैंड में भी सत्ता में बीजेपी गठबंधन की वापसी के आसार हैं। मेघालय में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है और पार्टी को यहाँ भी चुनाव जीतने की उम्मीद है। तीनों राज्यों के चुनावों की तस्वीर दोपहर तक साफ हो जाएगी। और राजनीतिक घमासान के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं देश और दुनिया में जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है, जो आपको सुकून देती है। बिल्कुल, फिर चाहे वो हाथी का वीडियो हो या फिर सड़क पर दौड़ते हुए घोड़े का वीडियो, ये सब कुछ विदेशों में कैसा कौन सा वो वीडियो है जो तेजी से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, आपको दिखाते हैं विदेशी वायरल में। हाथी को कभी मसाज करते देखा है क्या? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। महिला बड़े आराम से चारपाई पर लेटी हुई है। हाथी अपनी सूंड से महिला की शरीर की मालिश करता है। उसके बाद हाथी अपने पैरों से महिला के शरीर की मालिश करना शुरू कर देता है। वीडियो देखकर लगता है कि कहीं हाथी महिला को कुचल ना दे। हालांकि हाथी बड़े इत्मीनान से महिला की मसाज करता है। वीडियो पर लोग हाथी की खूब तारीफ कर रहे हैं। हैरान कर देने वाले स्टंट को देखिए। एक युवक सैकड़ों फीट ऊपर एक रस्सी पर चलता दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक उसके साथ हादसा हो जाता है। युवक का बैलेंस बिगड़ा और धड़ाम से नीचे जा गिरा। गनीमत रही कि जहां वो गिरता है नीचे पानी था और उसकी जान बच जाती है। इस वीडियो पर अब लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। हवा में स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर लोग कैसे स्टंट कर रहे हैं। एक साथ लोग हवा में कलाबाजी करते दिख रहे हैं। उनके आसपास कुछ और लोग हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे संभव है। इस वीडियो पर लोग कमेंट्स कर तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आजकल हर कोई कुछ अलग और तूफानी करना चाहता है। ये वीडियो देखिए। सड़क पर एक साथ कई गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं। उसी बीच में एक शख्स स्टेशन में घुड़सवारी कर रहा है। नजारा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। अगले ही पल घोड़े का बैलेंस बिगड़ जाता है और शख्स औंधे मुंह बीच सड़क पर चारों खाने चित होकर गिर पड़ता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। एक वेडिंग हॉल में दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे हैं। तभी वहां मौजूद लोग फर्श पर कुछ डालते हैं और फिर आग लगा देते हैं। आग की लपटों के बीच दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे होते हैं। बता दें कि जिससे लोग अचानक लगी आग समझ रहे हैं, वो दूल्हा दुल्हन के डांस का एक प्लान्ड इवेंट था।